हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है साइकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज़ का 10th लेक्चर। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे साइकोलॉजी के डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले टेट एग्ज़ाम में हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। जून 2025 में जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ मैंने चलाई है। अगर आपको इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की, जहाँ पे आप सभी प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। पहला प्रश्न है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव इंडिविजुअल एबिलिटी इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं इक्विलिब्रियम, मैचुरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो क्वांटिटेटिव होता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है जबकि डेवलपमेंट जो है एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव इंडिविजुअल एबिलिटी प्रोसेस है। अगला प्रश्न है, एट वट एज डू मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक देयर फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड जो है पहला जो है वो बच्चे कब बोलते हैं, किस महीने में बोलते हैं? ऑप्शंस हैं 6 महीनों में, 3 महीनों में, 35 से 40 महीनों में, 10 से 13 महीनों में। तो यहाँ पे फर्स्ट मीनिंगफुल शब्द पूछा गया है बच्चों के द्वारा मोस्टली कब बोला जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। मोस्टली बच्चे जो हैं 10 से 13 महीनों के अंदर जो है अपना पहला शब्द बोल देते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? शिक्षक का क्या कार्य नहीं होता है? 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये किस वर्ष लाया गया था अधिनियम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और पाबंद रखना चाहिए। बी ऑप्शन है, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। और सी ऑप्शन है, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशंस में व्यस्त रखना चाहिए। डी ऑप्शन है, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। तो जो कार्य शिक्षक का नहीं माना गया है वो है ऑप्शन सी। शिक्षक को जो है खुद को व्यक्तिगत ट्यूशनों में व्यस्त नहीं रखना चाहिए। ये कार्य जो है वो शिक्षक का नहीं है। शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन जो है वहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ट्रेनिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं भारतीय पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन की फील्ड में अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंट करता है। तो ये जो है भारतीय पुनर्वास परिषद के अंडर आता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अदर जो इंस्टीट्यूशन आपको दिए हुए हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, तो इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहले जैसे बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में NCERT कहा जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर जो है इन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से आपको याद होना चाहिए। NCERT की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 सितंबर 1961 में हुई थी। अगर सेकंड की बात करें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे दूसरे नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1962 में हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखनी है, NCERT की हुई थी 1961 में। एंड थर्ड में जो आपसे पूछा गया है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1995 में हुई थी। इन तीनों इंस्टीट्यूशन में से सबसे लास्ट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अधिक बल दिया है?
कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है इन चार ऑप्शंस में से जिसने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर ज्यादा फोकस किया है? ऑप्शंस हैं कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, डेवी। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइगोस्की। वाइगोस्की जो है ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मेन फोकस जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर रहा। इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर भी कहा जाता है। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। दोनों साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूक्ष्म चालन कौशल का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल का। रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, राइट। सबसे कम मोटर स्किल जो है वो किस में यूज हो रही है? तो वो राइटिंग में यूज हो रही है। लिखना जो है यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं। आईक्यू मेजरमेंट के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है स्टर्न, विनेत, टर्मन, इनमें से कोई भी नहीं। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन लेके आए थे, किसने इसका फॉर्मूला दिया था, वही इसके फादर कहे जाते हैं। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है विलियम स्टर्न के द्वारा लाया गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। किस ईयर में ये लाए थे आईक्यू का कॉन्सेप्ट? तो 1912 में ये जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे। आईक्यू का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और आईक्यू से रिलेटेड टेबल जो इन्होंने दिया है वो भी आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन लेके आए थे? विलियम स्टर्न लेके आए थे, 1912 में लेके आए थे। और इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आईक्यू का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसके बेस जो है क्वेश्चन रिपीटेडली टेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक टर्म आई है मेंटल एज। आईक्यू का जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपके पास एक टर्म आती है मेंटल एज। ये टर्म किसने दी है? तो ये टर्म जो है वो बिनेट के द्वारा दी गई है। किस ईयर में इन्होंने ये टर्म दी थी? तो 1908 में ये टर्म इन्होंने दी थी। और फर्स्ट आईक्यू का टेस्ट जो है वो भी बिनेट के द्वारा ही इन्वेंट किया गया था 1905 में। ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं और आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आईक्यू टेस्ट के बारे में बात करें तो वो बिनेट ने दिया था 1905 में। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट 1908 में विनेत ने ही दिया है। स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया है 1912 में। और टर्मन ने क्या किया है? इनका भी इसी फील्ड में काम है। टर्मन के द्वारा जो है फर्स्ट आईक्यू टेस्ट का यूज किया गया। किस ईयर में यूज किया था इन्होंने? तो 1916 में जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम आईक्यू टेस्ट का यूज किया था। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए, इसीलिए रिवाइज मैंने आपको करवा दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है पर्सनल, परसोना, पर्सोनल, पर्सन। तो यहाँ पे पर्सोना शब्द से जो है वो पर्सनैलिटी शब्द ड्राइव किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली का सृजन किसने किया था? क्वेश्चनरी जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? ऑप्शंस हैं जेसी अग्रवाल, फ्रांसिस गैल्टन, जॉन बी बेट्स, स्टेनले एंड हॉपकिन। तो यहाँ पे सही आंसर है फ्रांसिस गैल्टन। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चनरी का इन्वेंशन जो है वो फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा किया गया था। ये जो है वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अधिगम की 8 शर्तों को बताया है? कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने लर्निंग की 8 कंडीशंस दी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग से रिलेटेड। ऑप्शंस है रॉबर्ट ग्लेसर, रॉबर्ट एम गेने, आई के डेविस और बी एफ स्किनर। तो इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रॉबर्ट एम गेगने के द्वारा जो है वो लर्निंग की 8 कंडीशंस दी गई हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानीय चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता कहलाती है। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके द्वारा थ्योरी जो है वो कौन सी दी गई थी। तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्थानीय चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है
स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि जो है वो कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी इंटेलिजेंस इन्होंने बताई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आपको याद रखनी है कि 9 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी और कौन कौन सी दी थी। क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो गार्डनर के द्वारा नहीं दी गई है। तो अगर आपको ये 9 टाइप की इंटेलिजेंस याद ही नहीं होंगी तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये 9 टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो आपको याद भी रखनी है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के ड्रॉ ए मैन परीक्षण के निर्माता थे। ड्रॉ ए मैन, ये टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो है वो किसने दिया था, किसने ये टेस्ट इन्वेंट किया था, तो ये इन्वेंट किया गया था फ्लोरेंस गुडिनफ के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस ईयर में ये टेस्ट इन्होंने दिया था, तो 1926 में ये टेस्ट जो है इनके द्वारा दिया गया था। 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि ड्रॉ ए मैन टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था और किस ईयर में दिया था। तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए विच माइंड इज कंसीडर द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा मन जो है वो कौन सा माना जाता है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, नन ऑफ अबव, ऑल द अबव। तो दोनों माइंड में से कौन सा करेक्ट आंसर है, या दोनों ही अच्छे माने जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा सब कॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे आज की वीडियो हम क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।